गंगा किनारे बसे छोटी सी गांव मोहनपुरा की सुबह हमेशा नदी की लहरों की हल्की थपकियों से होती थी। गांव बड़ा नहीं था पर दिल बहुत बड़े थे। मिट्टी की कच्ची गलियां, खपरैल वाले घर, नीम के पेड़ की छांव में बैठी औरतें, सब कुछ धीमा लेकिन अपनापन भरा। और इस गांव का सबसे प्यारा आदमी था डाकिया गोविंद। गोविंद की उम्र 40-45 वर्ष की होगी। दुबला पतला शरीर पर कदमों में हमेशा फुर्ती, साइकिल पर खड़खड़ाती घंटी और कंधे पर झूलता पुराना बैग, यही थी गोविंद की पहचान। हर सुबह 10 बजे तक लोग पता नहीं कहां से रास्ता ताकने आ जाते। हर किसी को उसका इंतजार होता। गोविंद भैया, चिट्ठी आई क्या? आज बहू रानी के मायके से चिट्ठी आएगी ना। गोविंद भैया, शहर से पैसा वाला मनी ऑर्डर लाए हो क्या? गांव का हर आदमी उसके आने पर मुस्कुराता था। चिट्ठियां उनके लिए सिर्फ कागज नहीं थी, वो प्यार थी, आस थी, घर का हाल थी, अपनों की खबर थी। क्योंकि उस समय तो फोन का उपयोग ना के बराबर होता था। वो सुबह भी हर सुबह की तरह खास थी। हवा में हल्की ठंडक थी, नदी का पानी थोड़ा तेज बह रहा था। गोविंद हमेशा की तरह अपनी साइकिल घुमाते हुए गांव पहुंचा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। और रामू काका कैसे हो? बस बढ़िया भैया। किसी की कोई खैर खबर, कोई चिट्ठी है क्या? नहीं काका, आज तो नहीं। राम राम। कहते हुए वो गांव की चौपाल की ओर बढ़ा। चौपाल में लगे नीम के पेड़ के नीचे सभी लोग इकट्ठे थे। सब कोई उसी का इंतजार कर रहे थे, मानो कोई खास व्यक्ति आने वाला हो। राम राम सबको। अरे आज सब ऐसे क्यों खड़े हो? आज ज्यादा चिट्ठियां नहीं है, सिर्फ 3-4 ही हैं। अरे ये क्या बोल रहा है गोविंद? आज तो मेरी बिटिया की चिट्ठी आनी थी, जो उसने ब्याह के बाद पहली बार लिखी है। जल्दी देख, ना आई है ना उसकी चिट्ठी? है काका, आई है आपकी बिटिया की चिट्ठी। तनिक चिट्ठी लेकर मुंह तो मीठा कराओ। क्या पता तुम नाना बनने वाले हो। तेरे मुंह में शक्कर। यदि खुशखबरी हुई तो तुझे मिठाई के साथ साथ बख्शीश भी दूंगा। अब जल्दी से चिट्ठी दे दे, इंतजार नहीं हो रहा। हाँ काका, आपको चिट्ठी देने के लिए तो आया हूँ। ये लो आपकी चिट्ठी। कहते हुए गोविंद ने थैली में हाथ डाला। तभी उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने झोली में से सारी चिट्ठी निकाली और अलट पलट कर देखने लगा। क्या हुआ? दे ना चिट्ठी। अरे ये कैसे? ये चिट्ठी तो इसी बैग में होनी चाहिए थी, पर नहीं है। कहाँ गई? कहते हुए गोविंद के चेहरे पर चिंता की लकीर आ गई। चौधरी की आंखें हैरानी से फैल गई। वो चिंतित होकर पूछने लगा, क्या कहा? चिट्ठी नहीं है मतलब खो गई? मेरी बेटी की पहली चिट्ठी खो गई। कहते हुए उनकी आंखों में नमी आ गई। गोविंद भी परेशान हो गया। गांव के लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हाय राम, चिट्ठी कैसे खो सकती है? ध्यान से देख। गोविंद से कभी गलती नहीं होती। वो हर चिट्ठी समय से सुरक्षित लेकर आता है। कुछ तो गड़बड़ है। गांव वालों की बातें सुनकर और चिट्ठी नहीं मिलने के कारण गोविंद भी परेशान हो गया। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने खुद डाकघर में इसे अपनी थैली में रखा था, पर अब गायब हो गई। कहते हुए गोविंद की नजरें झुक गईं। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई चिट्ठी उसके झोले से गायब हुई हो। दोपहर को गोविंद वापस डाकघर गया। डाकघर का बाबू निहाल चंद्र बूढ़ा और गुस्सैल था। बाबूजी, एक चिट्ठी गायब है, चौधरी रामविलास की बेटी की। मैंने देखा था, तुमने बैग में डाली थी। अगर गायब है तो किसी ने जानबूझकर निकाली होगी। उनकी बात सुन गोविंद हड़बड़ा गया। वो सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे चिट्ठी गायब हो सकती है, वो भी उसके बैग में से कोई किसी की चिट्ठी क्यों निकालेगा। उसने कहा, कौन निकालेगा मेरे बैग से चिट्ठी? चिट्ठी में क्या हो सकता है? आज सुबह एक आदमी यहाँ आया था, काला कुर्ता पहने। उसकी हरकतें अजीब थी। मेरे लिए वो अजनबी था। वो कुछ देर बैग के पास रुका था। मुझे शक है, हो ना हो ये उसी का काम है। गोविंद चौंका, मगर उसके मन में एक ही सवाल था कि किसी की चिट्ठी कोई क्यों चुराएगा।
गोविंद, क्योंकि चिट्ठियां कभी कभी ऐसे राज खोलती है जो लोग दुनिया से छुपाना चाहते हैं। गोविंद का दिल धड़क उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस चिट्ठी में ऐसा क्या था जो किसी के राज खोल देता। शाम तक पूरे मोहनपुरा में खबर फैल चुकी थी कि गोविंद के बैग में से किसी ने चौधरी की बेटी की चिट्ठी चुरा ली। सब लोग परेशान थे। चिट्ठी चोरी होना गांव में सुनने में पहली बार आया था। अरे ये दुनिया में क्या हो रहा है आजकल? दुनिया बिल्कुल बदल रही है। चिट्ठी को चुराकर किसी को क्या ही हासिल होगा? ये चिट्ठियां ही तो हमारे सुख दुख का सहारा है। अब ये भी चोरी होने लगी। चौधरी राम बिलास दुख में थे। उनकी आंखें भरी हुई थी। उनकी बेटी की लिखी पहली चिट्ठी उनके लिए अमूल्य थी, मगर अब वो नहीं मिल रही थी। न जाने वो ससुराल में किस हाल में है। ये सोच सोच कर ही उनका कलेजा बैठा जा रहा था। गोविंद उनकी हालत देखकर खुद को दोष देने लगा। उस रात गोविंद को नींद नहीं आई। वो छत पर बैठा था। चांदनी हल्की थी। हवा में दूर नदी की गंध थी। ऐसे में अच्छे मौसम में भी वो सोच रहा था, कौन चुरा सकता है चिट्ठी और क्यों? उसमें ऐसा क्या होगा? जो वो चिट्ठी चौधरी के हाथ लगती तो किसे दिक्कत होती? अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। अगर चिट्ठी चौधरी की बेटी ने लिखी थी तो शायद किसी को डर था कि उसमें कोई सच लिखा होगा। गांव के कुछ लोग चौधरी की जमीन पर नजर रखते थे। कुछ लोग बेटी की शादी से नाखुश थे। कहीं क्या चिट्ठी में किसी का नाम लिखा था या किसी का कोई राज लिखा था? कहीं किसी के कारण चौधरी की बेटी को ससुराल में कोई परेशानी का सामना न करना पड़ रहा हो। चाहे वो चौधरी की बेटी हो, मगर बेटी पूरे गांव की होती है। यदि उसे कोई दिक्कत होगी तो उसका पता लगाना ही होगा। गोविंद ने निश्चय किया। कल मैं उस चोर को ढूंढ कर रहूंगा। सुबह होते ही वो बाबू निहाल चंद के पास गया। निहाल चंद मानो उसी के आने का इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर मुस्कुराने लगे। बाबूजी, वो काला कुर्ता पहना आदमी की कोई पहचान बता सकते हो क्या? कोई निशान या कुछ और? बाबू की बात सुन गोविंद सोचने लगा, उसे क्यों ऐसा व्यक्ति याद ही नहीं रहा जिसके हाथ पर राम नाम का टैटू बना हो। वो ध्यान से सोचने लगा। तभी उसे अचानक याद आया। पता नहीं, अजनबी था, पहले कभी नहीं देखा था, पर उसके बाएं हाथ पर नीले रंग का टैटू था जिस पर राम लिखा हुआ था। शायद तुमने गांव में किसी को देखा हो जिसके हाथ में टैटू बना हो। खुद से ही बातें करता हुआ गोविंद कालीचरण के बारे में सोचने लगा। कालीचरण शराबी था, झगड़ालू था और कई बार गांव वालों से उलझ चुका था। क्या वही चोर था? कालीचरण का घर गांव के किनारे था, पास के झुरमुट के पीछे। गोविंद वहां गया। दरवाजा खुला था। अंदर बिखरा सामान, गंदी बोतलें और एक पुरानी पेटी, पर कालीचरण वहां पर नहीं था। गोविंद की नजर पेटी पर पड़ी। पेटी थोड़ी खुली हुई थी। उसमें कोई कागज, कुछ सिक्के और एक लिफाफा था। गांव के बाहर जो कालीचरण रहता है उसके हाथ पर राम नाम का टैटू बना है। कहीं उसका काम तो नहीं? चौधरी की बेटी की चिट्ठी चुराकर उसे क्या हासिल होगा? ये देख गोविंद का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो धीरे से झुककर लिफाफा उठाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, किसकी तलाश है गोविंद? यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो वही लिफाफा लग रहा है। सील भी पोस्ट ऑफिस की लग रही है। गोविंद ने मुड़कर देखा। वहां कालीचरण उसके पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। गोविंद थोड़ा सा डर गया क्योंकि वो बिना इजाजत कालीचरण के घर में आया और उसके सामान को हाथ लगा रहा था। क्यों चिट्ठी ढूंढ रहे हो? गांव वालों की चिट्ठियां बहुत कीमती होती हैं। कभी रुला देती हैं, कभी हंसा देती हैं, अपनों के दिल का हाल सुना देती हैं। तूने चिट्ठी चुराई है? कालीचरण गांव की लड़कियां जब ब्याह कर जाती तो महीनों बाद उनके मायके से चिट्ठी आती।
मैं जब उनके ससुराल में चिट्ठी पहुंचाता तो वो बहुएं दौड़ कर अंदर चली जाती, जैसे किसी गुप्त खजाने को पढ़ने जा रही हो। चिट्ठियां बहू बेटियों के परिवार से बात करने का जरिया है। कालीचरण ने हंसकर गोविंद की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, मान लो अगर मैंने चिट्ठी चुराई है तो उसमें ऐसा क्या था जो चौधरी इतना घबरा रहे हैं? हो सकता है चिट्ठी उसकी हो ही ना। ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो उसकी बेटी की पहली चिट्ठी थी, उसमें प्यार था, उसके घर संसार की बातें थी। कालीचरण के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो गंभीर होकर बोला, घर परिवार की बातें ही थी तो फिर चौधरी चिट्ठी खो जाने से इतना क्यों डर रहे हैं? तुम्हें नहीं पता गोविंद, उस चिट्ठी में कुछ और भी लिखा था। गोविंद का दिल बैठ गया। वो सोचने लगा, कालीचरण को कैसे मालूम कि उसकी चिट्ठी में कुछ और भी लिखा है? उसने सवाल किया, क्या तुमने वो चिट्ठी पढ़ ली? क्या लिखा था उसमें? मैंने चिट्ठी नहीं पढ़ी। वैसे भी चिट्ठी मैं थोड़े पढ़ पाता हूँ। मैंने तो बस देखा था, लिफाफे पर किसी दूसरे आदमी का नाम लिखा था, चौधरी का नाम नहीं लिखा है। गोविंद हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। उसे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। चौधरी का नाम नहीं है तो फिर किसका नाम है? लाला केशव प्रसाद, उसी के नाम से है ये चिट्ठी। गोविंद के मन में हलचल मचने लगी। ये नाम काफी था, क्योंकि केशव प्रसाद वही था जिसने चौधरी से पिछले कई सालों से दुश्मनी पाल रखी थी। कहने को तो दोनों सगे भाई थे, मगर दुश्मनी बहुत गहरी थी। कालीचरण अचानक गंभीर हो गया। उसने धीरे से पेटी खोली। उसमें लिफाफा था जिस पर सचमुच लिखा था, लाला केशव प्रसाद, भेजने वाली चौधरी की बेटी। ये देख गोविंद की आंखें फैल गईं। वो सोचने लगा, चौधरी की बेटी ने केशव प्रसाद को चिट्ठी क्यों लिखी? मैंने ये चिट्ठी नहीं पढ़ी, पर इतना जानता हूँ कि इसमें कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। चौधरी की बेटी किसी साजिश में फंसी है शायद, या खुद ही कोई साजिश कर रही हो। गोविंद ने चिट्ठी अपने हाथ में ली। उसका हाथ कांप रहा था। अंदर कागज था। उसने पढ़ना शुरू किया। लाला जी, आप चिंता न करें। बाबूजी को मैंने सब समझा दिया है। आपकी और हमारे परिवार की साझी जमीन का हिसाब मैं गांव आते ही साफ कर दूंगी। आपका दिया हुआ पैसा मैंने वैसे ही छुपा कर रखा है। शादी के बाद बात करना मुश्किल है, इसीलिए ये चिट्ठी लिख रही हूँ। आप पैसों का जिक्र किसी के भी सामने मत करना। चिट्ठी पढ़कर गोविंद सन्न रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि चौधरी की लड़की ने अपने चाचा के साथ मिलकर अपने ही पिता के खिलाफ साजिश रची। देखा, मैंने कहा था ना कि ये साधारण चिट्ठी नहीं थी। शादी के पहले भी वो लड़की छुप छुप कर चाचा और उसके परिवार से मिलती थी। अब ये पैसे की बात, कहीं उसने धोखे से अपने पिता की जमीन तो चाचा को नहीं बेच दी? कालीचरण की बातें सुन और वो चिट्ठी पढ़ गोविंद ने सोचा कि ये तो धोखा है, धोखे की चिट्ठी है। चौधरी की बेटी ने अपने मायके के खिलाफ किसी जमीन के लेन देन की साजिश रची थी, मगर इस चिट्ठी में कितनी सच्चाई है क्या पता। तुम क्या कहते हो कालीचरण? इन सब के बारे में चौधरी को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, कि ऐसा ना हो घर परिवार टूट जाए? गोविंद, तुम्हारे सामने नैतिकता और रिश्तों की सबसे कठिन लड़ाई है। तुम ये चिट्ठी देखकर अपना फर्ज निभाओगे या फिर सच को छुपाकर चौधरी का दिल टूटने से बचा लोगे? मैं ये चिट्ठी किसी भी शर्त पर चौधरी को नहीं दूंगा। जब मैंने यही सोचकर चिट्ठी को गायब किया तब तो तुम मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे, और अब क्या, तुम्हारा दिल बदल क्यों गया? क्योंकि ये सिर्फ चिट्ठी नहीं, घर तोड़ने का जरिया है। बेटी की गलती का दंड पूरे परिवार को नहीं मिलना चाहिए। वो नई नई ब्याही है, अभी नादान है, उसे भले बुरे की समझ नहीं। अगर ये सच चौधरी तक पहुंचा तो उसके साथ साथ बिटिया के ससुराल में भी अशांति होगी। वे लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे। उसकी बातें सुन कालीचरण ने गहरी सांस ली। धूप की हल्की किरणें गोविंद के चेहरे पर चमक रही थी। उसने चिट्ठी को मोड़ा, अपनी जेब में रखा और बोला, मैं ये चिट्ठी नष्ट कर दूंगा, कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या लिखा था। अगले दिन गोविंद गांव पहुंचा। सभी लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। गोविंद, मिली चिट्ठी। हाँ चौधरी, मिल गई चिट्ठी। कहते हुए गोविंद ने अपना खुद का लाया हुआ एक खाली कागज निकाला। उस पर 4 लाइनें लिखी थी और चौधरी को देते हुए कहा, आपकी बेटी ने लिखा है, वो खुश है, सब कुशल है और त्योहार पर घर आने का वादा किया है। अपनी बेटी की चिट्ठी में लिखी बातें सुन
चौधरी ने राहत की सांस ली। उनकी आंखें भर आईं। अरे गोविंद, तू भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है, अपनों की खबर पहुंचाता है। गोविंद शांत था। उसका दिल हल्का था क्योंकि आज उसने चिट्ठी पहुंचाई नहीं थी, बल्कि एक पिता का भरोसा टूटने से बचा लिया था। जब त्योहार के अगले हफ्ते चौधरी की बेटी सविता अपने ससुराल से मायके आई, घर में हलचल थी। औरतें सरगोशियां कर रही थी। देखो मेरी बेटी आई है, अब पता चलेगा ससुराल कैसा है। पर उसके आने से गोविंद का दिल धड़क रहा था। वो सोच रहा था, क्या सविता को याद होगा कि उसने चिट्ठी किस नाम से भेजी थी? क्या वो कुछ बोल देगी? सविता अंदर आई। चौधरी उसे सीने से लगाकर रो पड़े। लाडो, तेरी चिट्ठी पढ़कर मन को चैन मिला। चौधरी की बात सुन सविता चौंक गई, क्योंकि उसने तो कोई चिट्ठी लिखी ही नहीं थी। आपको मेरी चिट्ठी मिली? कौन सी चिट्ठी? मैंने तो कोई चिट्ठी नहीं लिखी। कमरे में सन्नाटा छा गया। चौधरी मुस्कुराए। उन्हें लगा इतने दिन हो गए हैं तो शायद बेटी भूल गई होगी। अरे वही जिसमें तूने लिखा था कि तू खुश है, त्योहार पर आएगी। अरे बाबूजी, मैंने तो चिट्ठी भेजी ही नहीं। मुझे तो लिखने का समय ही नहीं मिला। ये सुनकर चौधरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर की महिलाओं ने एक दूसरे को देखा। चौधरी ने हैरानी से पूछा, क्या तूने चिट्ठी नहीं लिखी? नहीं बाबूजी, मैंने तो सोचा था कि फोन कर लूंगी, पर ससुराल में फोन जल्दी देता कौन है। अब उसकी नजरें गोविंद पर टिक गई। गोविंद ने सर झुका लिया। वो डर रहा था कि कहीं सच न खुल जाए। चौधरी आगे बढ़कर गोविंद के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कोई बात नहीं बेटा, शायद इसके ससुराल वालों ने इसकी खबर देने की चिट्ठी डाल दी होगी। तू तो हमारा भरोसा है। गोविंद की आंखें नम हो गईं। उसके मन का बोझ कुछ हल्का हुआ, पर सच अभी भी उसके सीने में धड़क रहा था। दोपहर होने तक उसने ये खबर केशव प्रसाद तक पहुंचा दी कि सविता की चिट्ठी मिल गई है। केशव प्रसाद समझ गया कि उसकी भतीजी के साथ मिलकर उसने जो साजिश रची थी, अब वो शायद खुलने वाली है। शाम के समय वो चौपाल पहुंचा। उसके चेहरे पर अजीब सी अकड़ थी। भाई साहब, मैंने सुना है कि आपकी लाडो ने चिट्ठी भेजी थी। जमीन के कागजों का हिसाब भी लिखती होगी, इसीलिए आपने पंचायत बुलाई है। कौन से कागज? पंचायत मैंने नहीं बल्कि गोविंद ने बुलाई है। गांव वाले कान खड़े कर सुनने लगे। गोविंद की सांस अटक गई। अरे मैं उस जमीन की बात कर रहा हूँ, वही 4 बीघा जमीन जो शादी से पहले तुमने उसे देने का वादा किया था। वो हिसाब मैंने ही रखा था, मैंने उसे सब बता दिया। चौधरी गुस्से में लाल पड़ गए। तो फिर जमीन के पीछे लग गया केशव। उस जमीन पर तेरा कोई हक नहीं। भाई, सविता ने खुद चिट्ठी लिखकर बताया था कि वो समझ लेगी सब। तुम क्यों बात छुपा रहे हो? सविता रो पड़ी। वो डर गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आया और वो अपनी ही लिखी चिट्ठी से मुकर गई। चाचा, मैंने ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी। चौपाल में हलचल मच गई। अब केशव प्रसाद झुंझला गया। फिर ये चिट्ठी किसने भेजी और किसके कहने पर? इस गोविंद को चिट्ठी के बारे में कैसे पता? गोविंद का दिल कांपने लगा। अब सच खुलने ही वाला था। चौधरी काका, सविता बेटिया, एक सच है जो अब मैं छुपा नहीं सकता। गांव चुप हो गया। कालीचरण भी दूर से देख रहा था। गोविंद ने कांपती आवाज में कहा, वो चिट्ठी जो चौधरी तुम्हें मिली थी, सविता ने नहीं लिखी थी। वो चिट्ठी चोरी हुई थी और मुझे जब वो वापस मिली, मैंने असली चिट्ठी जला दी। चौधरी, केशव, गांव वाले सब सन्न। चौधरी की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। तूने मेरी बेटी की चिट्ठी जला दी? हाँ काका, क्योंकि उसमें ऐसा राज था जो घर तोड़ सकता था। चौधरी जमीन पर बैठ गए। उनके हाथ कांप रहे थे। साथ ही गुस्सा आ रहा था कि गोविंद ने उनकी बेटी की चिट्ठी क्यों जला दी। तुमने वो चिट्ठी क्यों जला दी? वो तो मेरे लिए थी। क्योंकि तुम दोनों भाई अपनी जायदाद के झगड़े में बेटी को मोहरा बना रहे थे। चिट्ठी में लिखा था कि वो तुम दोनों के नाम पर पैसा और जमीन का हिसाब रखेगी। बिटिया नादान थी, उसे लगा वो 2 घरों के बीच पुल है, पर असल में तुम केशव उसकी नादानी का फायदा उठा रहे थे। गांव वाले सहम गए। सविता के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे समझ आ गया था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। सविता, क्या तूने किसी से पैसे लिए? बाबूजी, नहीं,
चाचा ने शादी के पहले मुझे कहा था कि उनकी तरफ से मेरी शादी में आपकी मदद है। मैं डर गई थी, मैं नहीं जानती थी कि वो जमीन का झगड़ा है। अब पंचायत बैठी, गांव के बुजुर्गों को बुलाया गया। पंचों ने केशव प्रसाद को डांट लगाई। बिटिया को लालच देकर भाई के घर में फूट डालना बड़ा पाप है। सविता को किसी बात का दोष नहीं दिया जाएगा। जमीन का पुराना बंटवारा जैसा का तैसा रहेगा। केशव प्रसाद को पंचायत के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। गोविंद को उसकी समझदारी के लिए गांव सम्मान देगा, क्योंकि उसने परिवार को टूटने से बचाया है। केशव प्रसाद ने भारी मन से सिर झुका दिया। बाबूजी, मुझे माफ कर दो बाबूजी, मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस जाल में फंस रही थी। चौधरी ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद जब सविता वापस ससुराल जाने लगी तो उसने गोविंद को एक असली चिट्ठी पकड़ा दी। इस बार ये सच्ची चिट्ठी है, बाबूजी को दे देना कि आज उनकी बेटी सच में खुश है। गोविंद मुस्कुराया और साइकिल पर घंटी बजाता हुआ निकल पड़ा, क्योंकि मोहनपुरा में प्यार की डोर चिट्ठियों से ही तो जुड़ी रहती थी।